हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर 7 विटामिन उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पार्ट नंबर 1 को पढ़ लीजिए बायोकेमिस्ट्री के। और अगर आपने अदर चैप्टर्स नहीं देखे हैं प्रीवियस वाले, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए और वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर्स को पढ़ते रहिए। और जो आपके डी फार्म सेकेंड ईयर के अदर सब्जेक्ट भी हैं उनकी भी हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है और उनमें हमने आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स का कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। दोस्तों, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ सकती है। और उसके बाद स्क्रीन पर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का आज सिलेबस 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको ग्रुप में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे और मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका जो विटामिन है उसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फैट सोल्युबल विटामिन के बारे में बात कर ली थी और इस वाले पार्ट में आपका हम वाटर सोल्युबल जितनी भी विटामिन होती हैं उनके बारे में बात करके और आपका चैप्टर नंबर 7 बायोकेमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और है, अगर आपके जूनियर यानी डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स का कंटेंट चाहिए तो देव फार्मेसी पर हिंदी इंग्लिश मिक्स का फर्स्ट ईयर भी पढ़ाया जाता है। और जिस प्रकार से डी फार्म सेकेंड ईयर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं उसी प्रकार से डी फार्म फर्स्ट ईयर की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जूनियर को भी ये चैनल शेयर कर दें। तो दोस्तों, वाटर सोल्युबल विटामिन के बारे में हमने बात की थी, यानी वह विटामिन जो वाटर में सोल्युबल हो जाती हैं उनको वाटर सोल्युबल विटामिन कहते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है विटामिन B1 यानी जिसका साइंटिफिक नेम है यानी थायामीन। तो इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, सोर्स पढ़ना है, केमिकल नेचर पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, डिफिशियंसी डिसीज पढ़ना है और डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, किसी किसी विटामिन का केमिकल नेचर हमने लिखा हुआ है और उसमें इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके बाद जिसका नहीं लिखा है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप फ्री की चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों तो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और लिखने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट लगता है हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं और अच्छे से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और जिन बच्चे को जो हमारे ग्रुप से ऐड हैं उनको पता ही होगा, हम उसको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और उसमें टोटल आपका कंटेंट रहता है। तो दोस्तों, इसमें बात करते हैं विटामिन B1 यानी थायामीन की बात करते हैं, जिसका सोर्स क्या होता है, राइस ब्रान यानी चावल की जो भूसी होती है वह इसका सोर्स होता है। व्हीट ब्रान यानी जो गेहूं की भूसी होती है वह विटामिन B1 का यानी सोर्स होता है। जो पल्सेज आती हैं, जो दालें होती हैं, दाल, वह आपका विटामिन B1 का सोर्स होती हैं। जो एग्स होते हैं, अंडे और मीट, मिल्क और ईस्ट, तो दोस्तों इस प्रकार के इसके सोर्स होते हैं, वहाँ से विटामिन B1 को प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों, इसका केमिकल नेचर क्या होता है, थायामीन फर्स्ट वाटर सोल्युबल विटामिन है। जो आपकी थायामीन होती है ये आपकी पहली वाटर सोल्युबल विटामिन है। यह इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती है, यह हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होती है, बहुत इसेंशियल जो आपकी विटामिन होती है। इसके स्ट्रक्चर में पायरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, यानी जो पायरिमिडीन रिंग होती है वह इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। और जो थायाजोल होता है उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। तो दोस्तों, अगर आप केमिकल नेचर को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर नहीं लिखना चाहें तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में नंबर नहीं कटेंगे। और आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाएगा, डिफाइन विटामिन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन में आप फैट सोल्युबल विटामिन के 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे और उसके बाद 1-2 आप वाटर सोल्युबल विटामिन के एग्जाम्पल दे देंगे। और दोस्तों, आपकी कोई भी प्रॉपर रूप से ज़्यादा विटामिन नहीं पूछी जाती है कि विटामिन B1 के बारे में लिखो या आप विटामिन B2 के बारे में लिखो। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपके मल्टीपल चॉइस के पूछे जाते हैं विटामिन्स वाले चैप्टर से। और उसके बाद दोस्तों इसके फंक्शन क्या हैं,
इसके फंक्शन है, यह गुड एपेटाइट को मेंटेन करती है। यानी जब विटामिन B1 का यूज़ किया जाता है तो जो पर्सन होता है उसको अच्छी भूख लगती है। और उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा है, यह हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करवाती है। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसका सही यूज़ किस प्रकार से करना है ये उसका यूज़ कराती है। और उसके बाद इसकी आवश्यकता ब्रेन मेटाबॉलिज्म में भी होती है। यानी ब्रेन के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, जो विटामिन B1 होती है। और इसकी डिफिशियंसी डिसीजेस क्या होती हैं, यानी जब आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे, तो इसके बारे में बात करना है दोस्तों। बेरी यानी बेरी डिसीज़ हो जाएगी। बेरी में आपका क्या आता है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा यानी सूजन हो जाएगी हाथ पैरों में, वीकनेस हो जाएगी और सर में दर्द होगा, GIT प्रॉब्लम हो जाएंगी। यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख समाप्त हो जाएगी अगर आपके अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसकी डिफिशियंसी डिसीजेज हैं। और उसके बाद डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है, 1.5 mg पर डे, यानी 1.5 mg की आवश्यकता होती है डेली नॉर्मल पर्सन के लिए। फिर इसके बाद बात करते हैं यानी विटामिन B2 जिसका साइंटिफिक नेम होता है रिबोफ्लेविन। तो दोस्तों विटामिन B2 के सबसे पहले सोर्स के बारे में बात करेंगे कि विटामिन B2 के सोर्स क्या होते हैं। दोस्तों मिल्क हो गया, एग यॉल्क हो गया, यानी जो आपका यानी अंडा होता है, तो दोस्तों उसके अंदर येलो कलर का सब्सटेंस निकलता है, तो दोस्तों उसको ही कहते हैं एग यॉल्क। और उसके बाद स्प्रोट्स हो गए, यानी जो भी अंकुरित चने होते हैं, अंकुरित जो भी गेहूं होते हैं, उनका अगर कोई पर्सन सेवन करता है तो उससे हमें विटामिन B2 प्राप्त होती है। और उसके बाद लीवर हो गया, किडनी हो गया, यहाँ से भी विटामिन B2 मिलती है। तो दोस्तों ये विटामिन B2 के सोर्स हो गए हैं। और उसके बाद बात करते हैं फंक्शन की, यानी इसके क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, यह उन हार्मोन्स को रेगुलेट करता है जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं। यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं हार्मोन्स, उनको ये रेगुलेट करने का वर्क करती है। और उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स को भी स्टिमुलेट करती है। यानी जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, आई के अंदर जो ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, उसको भी ये स्टिमुलेट करने का वर्क करती है विटामिन B2। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं डिफिशियंसी डिसीज़ के बारे में कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है लिप्स में घाव हो जाना, यानी जो ओंठ होते हैं उसमें घाव हो जाते हैं जब विटामिन B2 की कमी हो जाती है, ओंठ फट जाते हैं जिसमें जख्म हो जाता है। और उसके बाद हेयर लॉस, यानी पर्सन के बाल गिरने लगेंगे। और उसके बाद दोस्तों रेड आई, यानी आंखें लाल रहेंगी। और उसके बाद इसमें कैटरैक्ट्स भी हो जाता है, यानी जो मोतियाबिंद होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कैटरैक्ट को मोतियाबिंद। तो दोस्तों इसकी कमी से मोतियाबिंद भी हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम भी हो जाती है, यानी जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों ये होता है आपकी डिफिशियंसी डिसीजेस, यानी विटामिन B2 की वजह से। यानी हमारी बॉडी के अंदर जब विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो इस प्रकार की समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं। और उसके बाद डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, 0.5 mg पर डे, यानी इसकी आवश्यकता हमें होती है 0.5 mg पर डे के हिसाब से इसकी आवश्यकता होती है विटामिन B2 की। और उसके बाद फिर बात करेंगे विटामिन B3। और विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम होता है नियासिन। तो दोस्तों नियासिन के बारे में बात करेंगे और इसमें भी हम सोर्स, केमिकल नेचर, फंक्शन, डिफिशियंसी डिसीज, डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आपका बायोकेमिस्ट्री का 7 चैप्टर तक हमने सिलेबस वीडियो कंप्लीट करा दिया है, ग्रुप पर भी हमने PDF दे दी है 7 चैप्टर तक की। तो दोस्तों आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और D.Pharm का पेपर आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपका बेस्ट मेथड है एग्ज़ाम लिखने का, अगर आप UP बोर्ड से हैं। तो दोस्तों इसका सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है विटामिन B3 का लीवर हो गया, फिश हो गया, और जो पीनट्स यानी जो मूंगफली होती हैं वहाँ से हमें विटामिन B3 ऑब्टेंड होता है। और बीन यानी जो सेम होता है, यानी सेम की फली होती हैं, वहाँ से हमें विटामिन B3 प्राप्त होता है। तो ये विटामिन B3 के आपके सोर्स हो गए, यानी नियासिन के ये सोर्स हो गए।
और उसके बाद इसका केमिकल नेचर क्या है विटामिन बी3 का? तो दोस्तों केमिकली रूप से नियासिन एक पाइरीडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो आपका नियासिन होता है ये एक प्रकार का एसिड होता है। और कौन सा एसिड होता है? पाइरीडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये इसका हो गया केमिकल नेचर। और उसके बाद बात करते हैं फंक्शन का, यानी इसके फंक्शन क्या क्या है। जो आपका विटामिन बी3 है इसके क्या कार्य होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों ये मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। जो आपकी विटामिन बी3 होती है हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक यानी कार्य होते हैं उसको ये परफॉर्म करती है। यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करती है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत सी प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी में ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है आपकी विटामिन बी3। और उसके बाद यह नर्वस सिस्टम को प्रॉपर रूप से वर्क करने में हेल्प करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रॉपर रूप से वर्क करने में यह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपका होता है विटामिन बी3। और डिफिशियंसी डिसीजेज कौन कौन सी होती हैं, यानी इसकी कमी से हमें कौन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों डर्मेटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, हमारी स्किन में यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये देखने को मिल सकता है। और उसके बाद डायरिया यानी डायरिया की समस्या देखने को मिल सकती है। डिमेंटिया यानी डिमेंटिया क्या होता है? मेमोरी लॉस, जो आपका न्यूरोनल होते हैं डिसऑर्डर, हमारे ब्रेन में जो डिसऑर्डर होते हैं उस प्रकार के डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकते हैं विटामिन बी3 की कमी से। जो नियासिन होता है इसकी कमी से देखने को मिल सकते हैं, यानी मेमोरी लॉस और न्यूरोनल डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। और इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन यानी स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाना, यह विटामिन बी3 के कारण ही आपको देखने को मिल सकता है। डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट में आप क्या लिखेंगे? 6 mg पर डे, यानी नियासिन जो है आपकी विटामिन बी3 इसकी आवश्यकता कितनी होती है? 6 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसकी कमी को यानी पूरा करना है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम विटामिन बी5 की। तो विटामिन बी5 के हम सोर्स के बारे में बात करेंगे, केमिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के बारे में बात करेंगे, डिफिशियंसी डिसीज और उसके बाद डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों विटामिन बी5 के बारे में बात करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पैंटोथेनिक एसिड, और विटामिन बी4 नहीं होता है। तो दोस्तों विटामिन बी5 के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों इसके सोर्स क्या होते हैं, यानी विटामिन बी5 जो होता है वह हमको कहाँ से प्राप्त होता है, यानी हमको प्राप्त होता है इसके सोर्स है हनी हो गया, नट्स हो गए, एग हो गया, लीवर हो गया और फिश, मिल्क और मीट से ये प्राप्त होता है। लगभग सभी के सोर्स समान होते हैं, आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है तो आपको याद हो जाएगा। और इसके केमिकल नेचर के बारे में बात करते हैं कि विटामिन बी5 का केमिकल नेचर क्या होता है। तो दोस्तों पैंटोथेनिक एसिड बीटा एलेनिन, यानी जो बीटा एलेनिन होता है वहाँ से प्राप्त होता है। और पेंटोइक जो एसिड होता है उसके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी जो इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे यानी इसका एक केमिकल नेचर केवल लिखना होता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों अगर इतना ज़रूरी नहीं है केमिकल नेचर, तो दोस्तों जो पेंटोथेनिक एसिड होता है इसके स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो बीटा एलेनिन होता है और पेंटोइक एसिड होता है यह पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। फिर बात करते हैं फंक्शन की, यानी विटामिन बी5 यानी पेंटोथेनिक एसिड के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये चिल्ड्रन एंड इन्फेंट की ग्रोथ में हेल्प करता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद इसकी आवश्यकता फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर इसकी आवश्यकता क्यों होती है, जब यानी जो फैट होता है उसका ब्रेकडाउन होना होता है या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तब जो पेंटोथेनिक एसिड होता है यानी विटामिन बी5 इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसकी आवश्यकता आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए भी पड़ती है। दोस्तों आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल बनती हैं तो उसमें भी आपकी विटामिन बी5 अपना रोल प्ले करती है। फिर दोस्तों बात करते हैं डिफिशियंसी डिसीज़ और डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट के बारे में।
तो डिफिशियंसी डिसीज़ इसकी क्या है, एनीमिया, यानी जो आपके डिफिशियंसी डिसीज़ है इससे यानी विटामिन B5 जो है इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। ग्रोथ प्रॉब्लम यानी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। लीवर प्रॉब्लम यानी लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। नोजिया यानी जी मचलाने लगता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B5 की कमी है तो आपका जी मचलाने लगेगा। वॉमिटिंग, फैटी लीवर, और लीवर फैटी हो जाएगा यानी लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये डिफिशियंसी से डिसीजेज हो जाती हैं। और डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट में क्या लिखना है दोस्तों, 6 mg पर डे, यानी नॉर्मल पर्सन के लिए इसकी आवश्यकता 6 mg पर डे होती है विटामिन जो B5 होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन है आपकी विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। तो दोस्तों पायरिडॉक्सिन के बारे में बात करेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे। आपकी सभी विटामिन एक जैसी हैं, यानी आपको इनके अंदर का कंटेंट थोड़ा सा चेंज करना है और उसके बाद इनको अच्छे से समझ लेना है। तो इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं, यानी विटामिन B6 का सोर्स है मिल्क से, ये हमें प्राप्त होती है, लीवर से प्राप्त होती है, एग यॉल्क से प्राप्त होती है, मीट से ऑब्टेंड होती है, और जो लेफ्टी वेजिटेबल्स यानी जो पत्तियों वाली, हरी पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं उससे हमें प्राप्त होती है। और उसके बाद एग यॉल्क यानी जो अंडे के अंदर येलो कलर का सब्सटेंस होता है वहाँ से हमें विटामिन B6 प्राप्त होती है। और विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। फिर इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, डिफिशियंसी डिसीज और डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट। तो फंक्शन क्या है, इन्फेंट की ग्रोथ के लिए आवश्यकता पड़ती है, यानी जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके लिए दोस्तों उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है विटामिन B6 की। और हमारी बॉडी के अंदर जो डोपामाइन और सेरोटोनिन की फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। डोपामाइन और सेरोटोनिन को आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी के अंदर D.Pharm फर्स्ट ईयर में। जो आपका D.Pharm फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें आपने पढ़ा होगा। और D.Pharm फर्स्ट ईयर जो आपका D.Pharm सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा होगा डोपामाइन और सेरोटोनिन। और उसके बाद दोस्तों RBC एंड WBC की फॉर्मेशन में भी इनकी आवश्यकता होती है। जो रेड ब्लड सेल होती हैं, जो वाइट ब्लड सेल होती हैं, उनकी फॉर्मेशन में भी इनका अपना रोल होता है विटामिन B6 का। और डिफिशियंसी डिसीजेज कौन कौन सी होती हैं, एनीमिया हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता है अगर विटामिन B6 की हमारी बॉडी के अंदर अगर कमी है। और डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होती है, 1.6 से 2 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है विटामिन B6 की, जिसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। तो दोस्तों इतना आप विटामिन B6 के बारे में देख सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 जिसका साइंटिफिक नेम होता है बायोटीन। तो दोस्तों बायोटीन के बारे में बात करेंगे, इसके सोर्स हो गए, केमिकल नेचर हो गया, फंक्शन हो गया, डिफिशियंसी डिसीज और डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपके जो सोर्स हैं यानी जो भी विटामिन हैं उनके सोर्स लगभग एक जैसे हैं। तो इसमें सोर्स में हमने लिखा है एग्स लिखा है, लीवर लिखा है, फिश लिखा है, मीट लिखा है, बीन्स लिखा है। जो आपकी सेम होती हैं, सेम की फली होती हैं वह होती हैं बीन्स। और उसके बाद पीनट्स यानी मूंगफली हो गया, और हनी यानी जो शहद होता है, यानी जो मधुमक्खी का शहद होता है वहाँ से हमें विटामिन B7 प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं बायोटीन। और इसका केमिकल नेचर क्या होता है, इसका जो केमिकल नेचर होता है इसके स्ट्रक्चर में 2 रिंग 5 मेंबर्ड प्रेजेंट होती हैं। जो बायोटीन का स्ट्रक्चर होता है यानी इसमें 2 रिंग प्रेजेंट होंगी और 5 मेंबर्ड दोनों रिंग होंगी। पहली रिंग होगी टेट्राहाइड्रोइमिडाजोलिन, जो आपकी पहली रिंग होती है टेट्राहाइड्रोइमिडाजेलिन। तो दोस्तों ये आपकी फर्स्ट रिंग हो गई। और उसके बाद दूसरी हो गई टेट्राहाइड्रोथियोफेन रिंग, ये आपकी सेकंड रिंग हो गई। और दोनों रिंग जो प्रेजेंट होंगी ये दोनों 5 मेंबर्ड रिंग होंगी। तो ये इसका हो गया केमिकल नेचर। और उसके बाद जो बायोटीन होती है यानी जो विटामिन B7 होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करती है जो आपकी बायोटीन होती है। और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी ये बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो दोस्तों वहाँ आपको पता लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट का किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म होता है। और लिपिड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी ये अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिसीजेज हो जाती हैं दोस्तों, हेयर लॉस जिसको कहा जाता है एलोपेशिया,
यानी हेयर लॉस, यानी जब किसी के हेयर गिरने लगते हैं तो दोस्तों उसको कहा जाता है एलोपेशिया। और उसके बाद हेयर ग्रेइंग, यानी बालों का सफ़ेद होना और बालों का गिरना दोनों, यानी आपकी विटामिन B7 की कमी से होता है। जब विटामिन B7 की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो जिसके कारण हेयर लॉस भी होता है और हेयर ग्रेइंग भी होता है। डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है इस विटामिन की? तो दोस्तों 100 से 300 माइक्रोग्राम पर डे, यानी 100 से 300 माइक्रोग्राम पर डे इसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इतना आपने विटामिन B7 के बारे में पढ़ा। फिर बात करेंगे विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B8 नहीं होती आपकी, तो विटामिन B9 के बारे में बात करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। फिर आपकी डायरेक्ट होती है विटामिन B12, उसके बारे में बात करेंगे। विटामिन C के बारे में बात करेंगे। और जो आपके कोएंजाइम है, यानी आपके सिलेबस में टॉपिक पूछा गया है कोएंजाइम, तो उसके बारे में भी बात करेंगे और ये आपका चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आपका पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट करना है और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो विटामिन B9 का नाम होता है फोलिक एसिड। आपने सुना भी होगा, आपने बहुत से सिरप देखे होंगे जिस पर लिखा होगा फोलिक एसिड। तो विटामिन B9 का सोर्स क्या होता है? लीवर होता है, मीट हो गया, एग्स हो गए, ग्रीन लेफ्टी वेजिटेबल्स, यानी जो हरे पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं उनसे हमें विटामिन B9 ऑब्टेन्ड होता है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? यह प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का यूज़ होता है, किस प्रकार से उसका यूज़ होता है, उसके मेटाबॉलिज्म होता है, तो दोस्तों उसके मेटाबॉलिज्म में ये अपना रोल प्ले करता है और कार्बन यूनिट को ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें विटामिन B9 का अपना एक रोल होता है। डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? 300 से 400 तक माइक्रोग्राम, यानी जो आपका 300 से 400 माइक्रोग्राम पर डे इसकी आवश्यकता होती है, जो विटामिन B9 होती है। और इसका केमिकल नेचर और डिफिशियंसी डिसीजेस क्या होती हैं? दोस्तों केमिकल नेचर है, फोलिक एसिड 3 अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इसमें 3 आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे मिलकर ये फोलिक एसिड बना होता है, जिसमें टेरिडीन हो गया और जो आपका पी टेरिडीन हो गया और उसके बाद पी एमिनो बेंजोइक एसिड हो गया और उसके बाद ग्लूटामिक एसिड इसके अंदर आता है। यानी इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनसे मिलकर ये बना होता है आपका फोलिक एसिड। और डिफिशियंसी डिसीज़ क्या होती हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, जीआईटी डिस्टर्बेंस, यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आप फार्माकोथेराप्यूटिक में मेरी वीडियो में देखेंगे, हम आपको समझाएंगे। और जो हमारी बॉडी के अंदर यानी ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है। और जीआईटी डिस्टर्बेंस, यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है और डीएनए की सिंथेसिस भी अफेक्टेड होती है जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B9 की कमी होती है, जिससे जो है डीएनए सिंथेसिस भी अफेक्टेड होती है। तो दोस्तों विटामिन B9 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B12, जिसको कहा जाता है कोबालामिन। तो इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद दोस्तों एक आपकी विटामिन और है विटामिन C, उसके बारे में बात करेंगे और फिर कोएंजाइम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों विटामिन B12 का सोर्स क्या होता है? लीवर हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गए और फिश, यहाँ से हमें विटामिन B12 हमको ऑब्टेन्ड होती है। और विटामिन B12 के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसकी आवश्यकता जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन के लिए पड़ती है। दोस्तों जो आपकी विटामिन B12 होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए उसकी जो फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों जेनेटिक मटेरियल यानी एक पीढ़ी से दूसरी यानी माता पिता से उनके बच्चों में जाती है, तो उसके ट्रांसफ़र के लिए दोस्तों विटामिन B12 बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और फॉर फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी के फॉर्मेशन और उनको मैच्योर बनाने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। नर्वस सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। जो नर्वस सिस्टम होता है उसके मेंटेनेंस के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, जो विटामिन आपकी होती है B12। फिर बात करते हैं डिफिशियंसी डिसीज़ और डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डेली डिफिशियंसी डिसीज़ में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया इसमें डिफिशियंसी डिसीज़ में, इनफर्टिलिटी हो गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। तो दोस्तों अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी 5 माइक्रोग्राम पर डे इसकी आवश्यकता होती है जो आपकी विटामिन B12 होती है। कोबालामिन जिसको कहा जाता है साइनोकोबालामिन। फिर बात करते हैं एक आपकी लास्ट विटामिन है विटामिन C जिसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसका सोर्स क्या है, सिट्रस फ्रूट्स, यानी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, यानी खट्टे जो आपके फ्रूट्स होते हैं वहाँ से ये प्राप्त होती है विटामिन C। और उसके बाद ग्रेप्स हो गया यानी अंगूर हो गए, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, गुआवा हो गया, और उसके बाद वेजिटेबल्स, बहुत सी वेजिटेबल्स भी होती हैं जिनसे हमको ये प्राप्त होता है। और उसके बाद दोस्तों इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। विटामिन C के क्या फंक्शन होते हैं, देखिए आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए इसकी आवश्यकता होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी को जो पूरा करती है वह विटामिन C होती है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, ये वायरस एंड कोल्ड के प्रति इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई वायरस आता है या कोई कोल्ड हो जाता है तो उसके लिए भी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। और ये जख्म को भरने में भी हेल्प करती है। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी माइनर वाउंड्स हो जाता है तो दोस्तों यानी कोई जख्म हो जाता है तो उसको भरने में भी विटामिन C का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद ये जम्स यानी मसूड़े, जो मसूड़े होते हैं और जो कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पर CAPILL बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों ये गम्स यानी मसूड़े और कैपिलरीज को हेल्दी रखता है। जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो कैपिलरीज होता है, तो उसको ये हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और डिफिशियंसी डिसीज़ और डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी डिफिशियंसी डिसीज़ क्या है दोस्तों, स्कर्वी डिसीज़ हो जाती है इसकी कमी से। लूजिंग टीथ, यानी जो दांत होते हैं वह बहुत ही यानी हिलने लगते हैं। और उसके बाद स्कर्वी यानी जो साइड होता है, जो यानी लिप्स होते हैं उसके साइड में यानी फट जाता है। तो दोस्तों उस प्रकार की डिसीज़ स्कर्वी होती है, तो उस प्रकार की डिसीज़ हो जाती है। मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, यानी जो मसूड़े होते हैं यानी जो गम्स होते हैं उनसे ब्लड आने लगता है। जख्म भरने में टाइम लगता है, अगर कहीं पर भी ज़्यादा चोट लग जाती है तो जख्म भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन C की कमी है। और डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए दोस्तों 30 mg पर डे फॉर इन्फेंट, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 30 mg पर डे की इसकी आवश्यकता होती है। और 70 mg पर डे यानी एडल्ट के लिए। और उसके बाद बात करेंगे कोएंजाइम की। तो दोस्तों आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है कोएंजाइम वाला, तो उसको हम कवर करेंगे और आपका चैप्टर पूरा 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो कोएंजाइम क्या होते हैं दोस्तों, कोएंजाइम नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं, यानी ये नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनके साथ जाकर ये बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम के फंक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। कोएंजाइम जो होते हैं यानी एंजाइम के फंक्शन को जो इंक्रीज करता है उसको कहा जाता है कोएंजाइम। और पॉइंट नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ऑल वाटर सोल्युबल जो विटामिन होती हैं एंड फैट सोल्युबल जो आपकी विटामिन होती हैं, उसमें से आपका विटामिन ए हो गया और विटामिन के हो गया। ये केवल 2 विटामिन है जो अपने आप खुद से कोएंजाइम का वर्क करती हैं। और जितनी भी विटामिन है सबके अलग अलग कोएंजाइम होते हैं, लेकिन जो विटामिन ए है और विटामिन के है इनका कोई भी कोएंजाइम नहीं होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कोएंजाइम क्या होते हैं। कोएंजाइम वह होते हैं जो एंजाइम के साथ जाकर मिक्स हो जाते हैं और एंजाइम के फंक्शन को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों जो वाटर सोल्युबल वाली विटामिन है उनके हमने कोएंजाइम के बारे में लिखा है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो दोस्तों इस चार्ट को आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो विटामिन B1 यानी थायामीन का कोएंजाइम थायामीन पायरोफॉस्फेट इसको लिखा है। और उसके बाद विटामिन B2 रिबोफ्लेविन हो गया, इसका लिखा है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हो गया। और इसका एक कोएंजाइम और लिखा है हमने, इसमें लिखा है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और विटामिन B3 नियासिन जिसका लिखा है हमने निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इसका सेकंड जो आपका कोएंजाइम है वह लिखा है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी विटामिन B3 का।
और विटामिन 5, 6, 7 इन सब के हमने कोएंजाइम को लिखा है। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है, आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड, इसका कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम ए होता है इसका। और उसके बाद जो आपका विटामिन B6 होता है पायरिडॉक्सिन, इसका पायरिडॉक्सल फॉस्फेट होता है। और विटामिन B7 का यानी जो आपकी होती है बायोटिन, इसका होता है बायोटिन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन होता है। और विटामिन B9 टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। और विटामिन 12 का होता है कोएंजाइम B12। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका कोएंजाइम वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। वीडियो बहुत लंबी हो गई दोस्तों, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, स्क्रीन पर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं।